शास्त्री पार्क स्थित स्कूल में मतदाता सूची का अंतिम ड्राफ्ट जारी। एसडीएम स्थित बूथ लेवल की अधिकारी रहे मौजूद। शाहदरा में बनाई गई अलग से विंडो, दी जा रही सहायता। नॉमिनेशन प्रक्रिया के बचे 3 दिन, अभी तक नहीं हुआ नॉमिनेशन। 11 से 14 नवंबर तक करा सकते हैं नामांकन। नामांकन के लिए 56 फॉर्म ले जा चुके हैं प्रत्याशी। कैंडिडेट्स में सीट को लेकर गहमागहमी। कैंडिडेट्स काट रहे बीजेपी दफ्तर के चक्कर। नेताओं से कर रहे लगातार संपर्क। अनुभवी लोगों को बीजेपी देगी मौका। नंदनगरी पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश के तहत लुटेरों पर की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब के स्टॉक के खिलाफ कड़ी चौकसी। संदिग्ध स्थानों पर की छापेमारी। विश्वासनगर में सड़कों की हालत जर्जर। सड़कें टूटी होने की वजह से लोग हो जाते हैं चोटिल। राहगीरों का कहना, कई बार हो जाते हैं चोटिल। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शास्त्री पार्क स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में मतदाता सूची का अंतिम ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया। मौके पर एसडीएम इलेक्शन पूर्व सुचिता बिजू और साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल, बूथ लेवल अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी गीतिका शर्मा ने लोगों को बताया कि नए मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ शाहदरा के डीएम प्रांजल पाटिल ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस द्वारा एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया। परमिशन के लिए अलग से विंडो बनाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ डीएम ऑफिस में आरओ पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है तो उसकी पूरी मदद की जाएगी। नॉमिनेशन फाइल नहीं हुए हैं और ऐसे में अब देखना ये होगा कि कब तक नॉमिनेशन फाइल हो। लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म लेकर बहुत सारे लोग गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस के द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम है। हमने परमिशन के लिए भी एक विंडो खोली है। एमसीसी का वायलेशन अगर हो रहा है तो वहाँ भी विंडो सेटअप करी है। तो अगर लोगों को कुछ एमसीसी रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स हैं वो हमें दे सकते हैं। परमिशन सेल हमने खोला है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर रैलीज़ की, व्हीकल्स की, लाउड स्पीकर्स की परमिशन लेनी है तो वो भी यहाँ ले सकते हैं। तो सेटअप पूरा हो चुका है। एंड जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और जो AROs हैं उनकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है और नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है। जो मतदाता सूची है उसको सभी डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पर पब्लिश किया जा चुका है और इसी संबंध में जिला उत्तर पूर्व में भी जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग्स हैं उन सभी में ये मतदाता सूची पब्लिश की जा चुकी है। और इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी इस बार एक और पहल करी है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो कम से कम एक जगह पर जाकर एक पोलिंग स्टेशन पर जाएं और मतदाता सूची हैंडओवर करें BLO को, उनके साथ उसको पढ़ें और एक चर्चा करें। आज एक स्पेशल सेशन हुआ था चुनाव पाठशाला का। ये चुनाव पाठशाला हर डेजिग्नेटेड लोकेशन पे होना है और सारे BLOs को उपस्थित रहना है। ड्राफ्ट रोल जो प्रिंट हुआ है वो लेके वो वहीं रहेंगे 9/11 से 8/12 तक। ये है जो डेट्स है, वेडनेसडे से 8 दिसंबर तक ये रहेंगे उसी डेजिग्नेटेड लोकेशंस पे अलॉन्ग विद दिस इलेक्टरल रोल। जिसको भी अपना क्लैरिफिकेशन लेना है, चेंज कराना है, चेक करना है कि मेरा नाम ठीक है या मेरा एड्रेस ठीक है, वो यहाँ इन लोकेशंस पे जा सकते हैं। एमसीडी चुनाव के नॉमिनेशन की अंतिम तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, टिकट के लिए दावेदारी पेश करने वालों की भीड़ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बढ़ती जा रही है। पार्टी कार्यालय में हालात ऐसे हैं कि चारों तरफ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हर कोई प्रदेश अध्यक्ष के हाथों में ही अपना बायोडेटा देना चाह रहा था ताकि दावेदारी सुनिश्चित हो सके। हाथों में बायोडाटा पकड़ाने के लिए धक्का मुक्की भी हो रही है। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि जो कैंडिडेट एमसीडी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं वो लगातार बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं ताकि उन्हें मौका मिल सके और साथ ही बीजेपी दफ्तर पर भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं। लगातार कैंडिडेट जनता से भी संपर्क कर रहे हैं। इस समय चुनाव की सरगर्मियां तेज है।
लगातार जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने बायोडाटा लेके नेताओं के पास जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार को बढ़ा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी 21 कमेटियां बनाकर अलग अलग कामों के लिए मोर्चा संभाल लिया है और बड़ी तेज़ी से जो है प्रचार का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को चुनने की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से चल रही है, क्योंकि ये अकेली पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र मजबूती से काम करता है। इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं की सलाह ली जा रही है कि आपके क्षेत्र का प्रत्याशी कौन हो। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में सर्वे भी करा के पब्लिक किस प्रत्याशी को चाहती है ये भी देखा जाएगा। और ये सब मिला जुलाकर महिलाओं को, अनुसूचित बंधुओं को, युवाओं को और अनुभव को सबको स्थान मिल सके, ऐसा पैनल बनाने के लिए हमारा नेतृत्व मुस्तैदी से लगा है। और आशा है कि अगले 24 घंटे में बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची जारी हो। तो वहीं उत्तर पूर्वी जिला के थाना नंदनगरी में ऑपरेशन अंकुश के तहत लगातार लुटेरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। एमसीडी चुनाव की चल रही प्रक्रिया को देखते हुए क्षेत्र में अवैध शराब के स्टॉक के खिलाफ कड़ी चौकसी बढ़ती जा रही है। संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया, साथ ही 889 क्वार्टर बोतलें भी बरामद की हैं। नंदनगरी थाना पुलिस ने संदिग्ध जगहों पर तलाशी भी शुरू की और तलाशी के दौरान बी ब्लॉक नंदनगरी में से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। विश्वासनगर की सड़कों की हालत काफी जर्जर बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को निकलने में काफी परेशानी हो रही। कई बार चालकों का बैलेंस भी बिगड़ता है और वो लोग चोटिल भी हो जाते हैं। कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। अगर बात की जाए पूर्वी दिल्ली की सड़कों की, तो यहाँ पर भी स्थिति बेहद ही खराब है। आईपी यूनिवर्सिटी के साथ की सड़क बेहद ही खराब है। सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं और साथ ही वहीं सड़कें टूटी होने की वजह से धूल भी उड़ती है। वहीं सड़क पर धूल उड़ती रहती है, जिस पर ना कोई पानी का छिड़काव किया जाता है और धूल उड़ने से सांस लेने में भी काफी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि सालों से सड़कें टूटी हुई है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती। ये सड़क तो बहुत बुरा हालत खराब है, सब टूटे फूटे हैं। आपस में स्कूटी वाले, मोटरसाइकिल वाले टकरा जाते हैं। बहुत बुरा है, गड्ढे बहुत काफ़ी है। इतने धूल उड़ रहे हैं, देखो अभी भी देख लो 6 इंच धूल किनारे किनारे पड़ा है। न कोई पानी छिड़काव करने वाला आ रहा, ना कोई कुछ नहीं। पब्लिक तो परेशान हो ही रही है। अब ये गुरु गोविंद सिंह जो यूनिवर्सिटी बना है, अब इसके बाद ये तैयार हो गया है, देखो अब क्या होता है, सड़क बनती है कि नहीं बनती है। हाँ, परेशानी तो होती है। क्या क्या दिक्कत होती है? अब दिक्कत होती है, धूल उड़ती है, सारे काना में सब सामानों पर धूल पड़ जाती है। वो तरह भी इंसान भी चलते हैं तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बिफोर 3 ईयर 3 साल से सड़क की हालत इतनी जीर्ण शीर्ण है कि हम सब जगह पहुंच गए इसकी शिकायत करने के लिए, लेकिन उसका अभी तक कोई समीकरण, कोई इसका पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। और रोज़ दुर्घटना होती रहती है। रात को लाइट भी बिल्कुल नहीं है। कई बार लाइट के बारे में बताया तो इन्होंने आश्वासन दिया कि दिवाली पर लाइट बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनके सिर्फ पूरे आश्वासन ही रहे। वैसे ही उन्होंने सड़क का आश्वासन दिया था। कंप्लेन आप लोगों ने कहाँ पर, विधायकों की? हम लोगों ने यहाँ काउंसलर के यहाँ भी की और जो एमसीडी के जो जेई वगैरह बैठते हैं वहाँ भी की, लेकिन एक दूसरे पर दोनों टालम टाल करते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा दुर्घटना होता है तो मोटरसाइकिल वाले कभी कभी गिर जाते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है। कितने माताओं को मैंने रिक्शा पे हेड को बात छोड़ा हूँ, कहने की बात करते हैं मेरे पास नहीं है, ये कहते हैं मेरे पास नहीं है। हाँ, ये सब कहते हैं हमारे पास ये फंड नहीं है, हमारे पास ये फंड नहीं है। दिल्ली में चोरों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की लापरवाही सामने आई है। दरअसल 15 दिन पहले चोरों ने 2 ब्रेजा कार पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा। दरअसल पीड़ित दिवाकर दुर्गापुरी के 100 फुटा रोड का रहने वाला है। पेशे से एडवोकेट है और उन्होंने बताया कि साल 2019 में उन्होंने टॉप मॉडल की दूसरी ब्रेजा कार खरीदी थी, जो 20 अक्टूबर की रात चोरी हो गई और इसके बाद पुलिस ने सीमा विवाद में उलझकर केस दर्ज करने में घंटों लगा दिए। अभी तक चोरों का कुछ अता पता नहीं और इस बीच 26 अक्टूबर की रात उनकी दूसरी ब्रीजा कार भी चोरी हो गई थी। दिवाकर का कहना है कि पुलिस ने अब तक केस दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पीड़ित प्रवेश शर्मा दिवाकर से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि चोरी हुई कार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, जिसका सीसीटीवी भी मौजूद है, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में असमर्थ है। वहीं थाना प्रभारी ललन केसरी का कहना है कि जल्द ही कार को बरामद कर लिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्योति नगर थाने में 1 महीने पहले चोरी का मामला सामने आया था, जहां पर 1 हफ्ते में 2 बार गाड़ी चोरी हुई है। मेरे साथ पीड़ित हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और
उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। एक हफ्ते में 2 गाड़ियां चोरी हो जाएं और उसके बाद में 1 हफ्ते बाद अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर डेपुट किया जाएगा तो 1 सप्ताह के अंदर जो क्रिमिनल हैं उन कारों की क्या स्थिति करेंगे, क्या वो कार आपको मिल पाएंगी? सर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वहाँ पर आपकी गाड़ी पर क्या फास्टैग का स्टिकर लगा हुआ है? yes. या कुछ बताया क्या, नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि कहाँ गाड़ी गई है? या क्योंकि हाईवे पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पैसे कट जाते हैं, तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आया है? नहीं, अभी तक दोनों गाड़ियों में फास्टैग लगा हुआ है, दोनों गाड़ियों का फास्टैग एक्टिवेट है और फास्टैग के अंदर अमाउंट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि गाड़ी किसी भी टोल से होकर नहीं निकली है। पहले थाना प्रमुख श्री ललन केसरी हैं जो ज्योतिनगर थाना के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे मिला और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गाड़ियों की क्या पोजीशन रहने वाली है, आप बताइए, क्योंकि आपकी जुडिशरी में ये दोनों गाड़ियां 1 सप्ताह के अंदर चोरी हुई हैं। तो उनका ये कहना था कि आप चिंता मत कीजिए, हम गाड़ियों को ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। परवेश शर्मा दिवाकर ने बताया कि पुलिस असमर्थ नज़र आ रही है उनकी गाड़ी ढूंढने में। पल पल की जानकारी जो है वो एसएचओ को दी जा रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस उनको कब तक गाड़ी ढूंढकर देती है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। दिल्ली में शीतलहर की ठिठुरन से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ढूंढते हैं। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रैन बसेरा बनाए गए हैं जिसमें जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। ऐसे में हमारी संवाददाता ने रैन बसेरे का जायजा लिया, साथ ही कस्तूरबा नगर के रैन बसेरे में गई जहां पर केयर टेकर से भी बात की। उन्होंने कहा कि यहां पर लगभग हर सुविधाएं दी जा रही, साथ ही सर्दियों के लिए कंबल, रजाई और बिछाने के लिए अलग से गद्दे और चादर भी दिए गए हैं, साथ ही गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई है। वहीं बात की जाए GTB स्थित रैन बसेरे की, तो यहाँ पर भी लोग कई सालों से रह रहे हैं और रात के समय में वो यहाँ पर आते हैं और दिन में काम पर चले जाते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध है। अभी यहाँ से 10 से 15 लोग आ रहे हैं, उनको खाना वाना दोनों टाइम और सुबह नाश्ता में चाय, ब्रेड वगैरह ये सब प्रोवाइड किया जाता है। कुछ लोग बेरोजगार भी हैं, कुछ लोग काम भी करते हैं। काम धंधा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आकर के लेट जाते हैं, यहाँ पर आकर के आराम कर लेते हैं। कितने बेड अभी लगाए गए हैं इस टाइम? अभी यहाँ पर हमारे पास 20 बेड लगाए हुए हैं हमने और 10 हमारे पास रखे हुए हैं स्टॉक में। सर्दियों के लिए उनके लिए रजाइयाँ, गद्दे और कंबल वगैरह धुलवाए हैं जो भी है, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रही है एनजीओ काम। सर्दियों में जितना कैपेसिटी है उतना हम लोग रखते हैं। आप टेंट लगती है, हमारे जब एक्स्ट्रा होते हैं तो आप टेंट लगाई जाती है। हाँ, रजाई, गद्दा, फैसिलिटी जो भी गवर्नमेंट देती है सब मिलती। पहले से और चीज़ें ऐड की गई, पहले बेड नहीं था, ऐड किया गया। हाँ, अलग अलग मिलती, कभी खिचड़ी है, कभी दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है। जैसे जो ज़रूरतें हैं वो तो सुविधा मिलती है इनको, इनके जिन 3 ज़रूरतें, खाने का, पहनने का, ओढ़ने का। हाँ, ये तो है, पहनने का तो भाई बाकी सब कुछ तो लाते हैं, कंबल है हमारे पे, गद्दे हैं, सब कुछ है। काम हम करते हैं, खुद की ठेली है, खाना वाना बनाते हैं, शाम को रात में यहीं रहते आके हैं। सुविधा क्या मिलता है, ये बिस्तरा है, ये गद्दा है बस। ओढ़ना बिछौना अपने तीर से लेके आओ। यहाँ एक बार खाना आया था, फिर दाल थी तो दाल वो ख़राब थी, सब लोग खाने जा रहे थे तो 2-3 लोग और भी खाए थे तो सब लोग खाना नहीं खाया था। देखो जो है वो सारी मिल रही है यहाँ पे, खाना, चाय, कंबल, नहाना धोना, लैट्रिन बाथरूम सब है यहाँ पे। नहीं मैडम, बाकी ऐसी तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, अगर होती तो हम बता देते हैं, तो आके ये बोल देते तो वो चीज़ कहते हैं मिल तो हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, अगर जैसी जगह हमारे यहाँ पूरे हो ना तो और भी रैन बसेरे तो वहाँ भेज देते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों की आंखों में जलन और सांसों की जकड़न से लोग परेशान हैं। सुबह और शाम के समय स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है। डॉक्टरों की माने तो प्रदूषण बढ़ने के साथ ही अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। साथ ही अस्पताल पहुंच रहे बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं सांस लेने की तकलीफ से काफी परेशान हैं और वहीं बुजुर्गों की आंखों में सूखापन आ रहा है, जबकि बच्चों की आंखों में एलर्जी के कारण लालपन, पानी आना और चुभन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि कोशिश करें कि प्रदूषित वातावरण में न जाएं। अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। इसके लिए NH95 मास्क ही लगाएं। धूल और धुएं के संपर्क में ना आए। कोविड के दौरान अगर ज्यादा बीमार हुए तो नियमित रूप से हेल्थ चेकअप भी कराएं। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, दिवाली के दौरान पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली में आमतौर पे बढ़ना शुरू हो जाता है। इस बार थोड़ा सा दिल्ली में कंपेरेटिवली पॉल्यूशन कम रहा, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद AQI इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और आजकल पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से लोगों पे काफ़ी गलत प्रभाव इसके पड़ते हैं। यदि हम
छोटे बच्चे या बहुत सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो उनके शरीर पे जिनको पहले ही फेफड़े की बीमारी है उनको और ज़्यादा बीमारियां उसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है या कई बार उनको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं तो उनको यहाँ तक के एडमिशन होने की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेटरी यानी सांस की जितनी भी बीमारियां ये बहुत कॉमन होती है। सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, गले में खराश होना, गले में कहीं ना कहीं इरिटेशन लगना, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। जो वॉक का समय है, जो लोग सुबह वॉक के लिए निकलते हैं या जॉगिंग के लिए निकलते हैं वो थोड़ा सा लेट निकले, यानी कि सूरज की किरणें जब आना शुरू हो जाए, जो नीचे स्मॉग बैठा हुआ है जिसमें कि फॉग प्लस पोल्यूशन है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए, उसके बाद वॉक करें और उसमें जो पूरी तेज़ी के साथ जो अपनी योगा प्रक्रिया वगैरह करते हैं उसको थोड़ा सा कम किया जाए। देखिए ये जो मौसम इस हिसाब से हो जाता है जिसमें कि जो है वो एक टेम्परेचर जो है वो ठंड भी ज़्यादा नहीं हो पाती पोल्यूशन की वजह से और गर्मी भी ज़्यादा नहीं हो पाती पोल्यूशन की वजह से, तो ऐसे मौसम के अंदर जो है वो काफ़ी बीमारियां जो है वो पनपती हैं, जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे होते हैं और टाइफाइड भी, लूज मोशन, वायरल फीवर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ साथ सांस की दिक्कत, लोगों को खांसी की शिकायत, सांस लेने में तकलीफ़ और अस्थमा, COPD जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरह की भी बीमारियां बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में झपटमारी के दौरान पकड़े गए एक आरोपी ने खुद को 16 साल का नाबालिग बताया। पुलिस ने उसे नाबालिग मानकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया, तो वहीं आरोपी खुद को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने उम्र का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। तब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भी बोन एज टेस्ट कराने का आदेश दिया। तब रिपोर्ट आई तो आरोपी की उम्र 16 साल के बजाय 22 साल निकली। वहीं आरोपी को करावल नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए बेसिकली क्या है कि एक परिवार की झपटमारी का मामला है। इन्होंने कुछ मोबाइल चुराए थे। 2 ये आरोपी हैं जिनको जब पुलिस ने पकड़ा, दबोच लिया, तो उन्होंने अपने आप को नाबालिग बताया। अब नाबालिग बताने की स्थिति में पुलिस को जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने इन बच्चों को पेश करना पड़ा। तो वहाँ पे ये संदेह जताया गया कि ये बालिग है। देखने से भी जो जज साहब को लगा कि ये बालिग है, तो ऐसे में जज साहब ने उनका बोन डेंसिटी टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ये पता लगा कि लगभग 22-23 साल की इनकी उम्र है और ये नाबालिग नहीं है, बालिग है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि इनिशियली जब उनको पकड़ा गया और उन्होंने नाबालिग क्लेम करा तो बेटर यही रहता है कि उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश करा जाए। लेकिन क्योंकि अब कोर्ट के सामने साफ हो गया और क्योंकि एविडेंस के तथ्य पे साफ हुआ है, तो इनको बालिग के रूप में देखा जाएगा और इन पे एज एडल्ट ट्रायल चलेगा। तो पुलिस के ऐसा कोई केस मुझे नहीं लगता कि पुलिस को करना चाहिए जहां पे ये हो, क्योंकि एक संदेह था। अगर संदेह नहीं होता और ये झूठी खबर होती तो इनके ऊपर केस जरूर चलाया जाता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।